अच्छा, तो अब इसमें नेक्स्ट आ जाती है ट्रिचुरेशन। ट्रिचुरेशन क्या होती है? ट्रिचुरेशन एक्चुअल में अमेलगम की मिक्सिंग को हम ट्रिचुरेशन कहते हैं, यानी कि जो आपने पाउडर और मरकरी को मिक्स किया था उसको हम ट्रिचुरेशन का नाम देते हैं। ये जो प्रोसेस है ये मैनुअली भी किया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा अब हमारे पास आ गए हैं कुछ अमेलगमेटर्स। ये अमेलगमेटर्स क्या होते हैं? ये इस तरह की एक मशीन होती है जिसके अंदर एक कैप्सूल होता है और उस कैप्सूल के अंदर आप क्या डालते हैं? अमेलगम का पाउडर, एलॉय पाउडर, और प्लस आप मरकरी डाल के इसके हैंडल में यहाँ पे अमेलगमेटर में रख देते हैं एंड देन ये जो है ये ऑसिलेट करता है, और जब ये ऑसिलेट करता है तो उससे क्या होता है, वो सारा जो प्रोडक्ट है वो मिक्स हो जाता है। उसके अलावा कहते हैं कुछ अब हमारे पास होते हैं प्री कैप्सुलेटेड एलॉय एंड मरकरी। अभी प्री कैप्सुलेटेड क्या होते हैं कि इस तरीके का आपको एक प्रोडक्ट मिल रहा होता है जिसके अंदर पहले ही 1:1 रेशो मरकरी और एलॉय की डाली हुई होती है, और इन दोनों के दरमियान में एक डायाफ्राम यानी कि एक गैप होता है, जैसे कि नीचे उन्होंने दिखाया हुआ है कि ऊपर जो है ये लिक्विड मरकरी प्रेजेंट है, नीचे जो है आपका अमेलगम का एलॉय प्रेजेंट है, और बीच में एक सेप्टम या डायाफ्राम प्रेजेंट होता है जो कि इन दोनों को सेपरेट किया हुआ होता है, ठीक है। ये एक प्री कैप्सुलेटेड प्री मेयर्ड प्रोडक्ट्स ये दोनों डले हुए होते हैं। जब आप इसको ऊपर से और नीचे से क्लिक करके प्रेस करते हैं तो उससे क्या होता है, डायाफ्राम बीच में से ख़त्म हो जाता है और ये दोनों जो पार्ट्स हैं ये आपस में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनको आप खुद मैनुअली भी मिक्स कर सकते हैं या आप इसको अमेलगमेटर में रख के उसको ऑसिलेट करवा के भी इसका मिक्सचर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। फिर कहते हैं द लॉन्गर एंड फास्टर द अमेलगम इज मिक्स द मोर रैपिडली इट विल सेट। जितना लंबे टाइम के लिए आप अमेलगम को मिक्स करवाएंगे और जितना फास्टर उसको मिक्स करवाएंगे उतनी जल्दी ही वो अमेलगम जो है वो सेट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंडेंसेशन। अमेलगम का प्लास्टिक मैस बन गया, उसको फिर आप प्लेस करते हैं इनसाइड दी टूथ कैविटी। जब आप उसको टूथ कैविटी के अंदर प्लेस करते हैं उसके बाद आप करते हैं उसकी कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या करवाती है? कंडेंसेशन से क्या होता है कि एक तो जो भी मटेरियल अमेलगम का होता है वो आपकी कैविटी वॉल्स के साथ बेहतर तरीके से अडेप्टेशन क्रिएट कर लेता है। दूसरा ये होता है कि जब आप ऊपर से कंडेंस करेंगे अपने अमेलगम को तो उससे ये होता है कि जो आपका मटेरियल होता है उसकी स्ट्रेंथ बेहतर हो जाती है, क्योंकि वो सारा मटेरियल डेंसर हो जाता है। ऑफकोर्स ऊपर से जब कुछ प्रेशर पड़ रहा है किसी एक प्लास्टिक वाली चीज़ को अंदर कैविटी के अंदर तो वो क्या होता है, वो ज़्यादा डेंस हो जाएगी वहाँ पे। जब वो डेंस हो जाएगी तो वो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी। अच्छा, दूसरा कहते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा अच्छे से कंडेंस करते हैं तो जितना भी रिच मरकरी होगा यानी कि एक्स्ट्रा मरकरी होगा आपकी इस अमेलगम के अंदर, वो सारा अमेलगम से क्या हो जाता है, सुपरफिशियल लेयर के अंदर आ जाता है एंड देन आप उस सुपरफिशियल लेयर से मरकरी को रिमूव कर सकते हैं। तो एक तरीके से हमें पता था कि पहले 50% अमेलगम यूज़ हो रहा था और 50% एलॉय पाउडर यूज़ हो रहा था। तो जब आपने कंडेंस किया तो कुछ अमाउंट ऑफ मरकरी जो है जो कि यूज़ नहीं हुआ था, जो रेजिडुअल मरकरी था जो रिएक्शन में यूज़ नहीं हुआ था, वो सरफेस पे आ जाता है एंड देन आप उसको रिमूव कर देते हैं। तो जितना लेस मरकरी होगा आपकी फाइनल अमेलगम के अंदर उतनी ज़्यादा सुपीरियर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी आपकी इस फिलिंग मटेरियल की। अच्छा, उसके अलावा कहते हैं कि जब आपने हमेशा जो है अपनी अमेलगम को अपनी कैविटी के अंदर ओवरफिल करना है एंड देन उसकी कार्विंग करनी है। कार्विंग किस तरीके से होती है वो भी अभी आगे आती है। उसके अलावा कहते हैं अगर डेंटिस्ट जो है अंडर कंडेंसेशन करे यानी कि प्रॉपर फुल प्रेशर ना डालें आपकी अमेलगम की फिलिंग के ऊपर, अंडर कंडेंसेशन हो तो एक तो जो आपकी फिलिंग है वो पुअरली अडेप्ट करती है, उसकी वजह से सराउंडिंग्स में माइक्रो लीकेज बन सकते हैं, और माइक्रो लीकेज यानी कि जब सराउंडिंग में गैप्स होंगे फिलिंग में और कैविटी मार्जिन में तो वहाँ पे रिकरेंट केरीज हो सकती हैं। फर्दर कहते हैं जो फाइनल अमेलगम होगा इट विल बी वीकर एंड मोर प्रोन टू फ्रैक्चर, इनके चांसेस होंगे कि वो ज़्यादा फ्रैक्चर कर सकता है, ठीक है। अच्छा, लास्ट इसके अंदर आ जाती है, कहते हैं कि ये जो लेस कंडेंस्ड अमेलगम होगा उसको आप बाद में पॉलिश भी नहीं कर सकेंगे। तो अगर प्रॉपरली अमेलगम जो है वो कंडेंस नहीं हुआ होगा तो उसकी जो पॉलिशिंग है वो भी अल्टीमेटली पॉसिबल नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद आता है कार्विंग एंड फिनिशिंग ऑफ द रेस्टोरेशन। आपने अपनी अमेलगम को अपनी कैविटी मार्जिन में डाल लिया, उसकी कंडेंसेशन कर ली। नेक्स्ट आपने करनी होती है प्री कार्व बर्निशिंग। बर्निशिंग क्या होता है? बर्निशिंग जो है वो एक एग शेप लार्ज बर्निशर होता है, उसको आपने अपनी फिलिंग मटेरियल के ऊपर फेरना होता है। उससे ये होता है कि एक तो आपकी स्मूथ सरफेस क्रिएट हो जाती है। अब ये आप उस अमेलगम के ऊपर फेर रहे हैं जो कभी कंप्लीटली सेट नहीं हुआ, ठीक है। तो उससे एक तो ये होता है कि आपकी एक स्मूथ सरफेस प्रोड्यूस हो जाती है आपकी अमेलगम की, और दूसरा ये होता है कि जो केवल सरफेस मार्जिन होते हैं, जो सराउंडिंग मार्जिन होते हैं, उनके साथ आपकी जो अमेलगम की फिलिंग है वो बेटर तरीके से अडेप्ट कर जाती है।
देन आपने क्या करना होता है, आपने करनी होती है उसको कार्व करना होता है, जिसके अंदर आप जो भी एक्स्ट्रा मार्जिनल फ्लैश पे जितना भी एक्स्ट्रा अमेलगम होगा आप उसको एलिमिनेट करेंगे। आप अपने ग्रूव्स वगैरह क्रिएट करते हैं, कहते हैं कोई भी अगर मार्जिनल फ्लैश रह जाएगा एक्स्ट्रा तो वो क्या होगा, इवेंचुअली फ्रैक्चर कर जाता होता है। तो आपने सराउंडिंग में जितना भी कैविटी प्रेपरेशन की सराउंडिंग में जितना भी एक्स्ट्रा अमेलगम गया होगा ड्यू टू बर्निशिंग, क्योंकि जब आप बर्निशिंग करेंगे तो चांसेस हैं कि जो भी एक्सेस अमेलगम होगी वो सराउंडिंग में चली जाएगी, आपकी अनप्रिपेयर्ड सर्फेसिस पे चली जाएगी। आपने उस सबको रिमूव करना है। देन आपने उसकी दोबारा से पोस्ट कार्व बर्निशिंग करनी होती है, यानी कि दोबारा से उसी एक्स शेप इंस्ट्रूमेंट से आप दोबारा बर्निशिंग करेंगे और उस रेस्टोरेशन को फिर आप ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। जब वो ड्राई हो जाएगी फिर कहते हैं 24 आवर्स बाद आपने पेशेंट को दोबारा बुला के उस अपनी रेस्टोरेशन की पॉलिशिंग करनी होती है। ठीक है, कहते हैं जितना हाईली पॉलिश रेस्टोरेशन होगी उतनी ज़्यादा वो पेशेंट के लिए कंफर्टेबल होगी। क्यों? क्योंकि अगर पॉलिश रेस्टोरेशन होगी तो उसके अंदर प्लाक नहीं फंसेगा, फूड इन्फेक्शन वगैरह नहीं होगी, तो इसलिए वो पेशेंट के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। तो ये हो गई हमारे पास कार्विंग एंड फिनिशिंग ऑफ द रेस्टोरेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं बॉन्डेड अमेलगम्स। बॉन्डेड अमेलगम्स में सिर्फ इतनी सी बात है कि जैसे हमें पता है कॉम्पोजिट को अटैच करने के लिए टूथ के साथ हम उसकी एचिंग करते थे, उसकी कंडीशनिंग करते थे टूथ की ऊपर, फिर हम रेजिन ऐड करते थे एंड देन कॉम्पोजिट डालते थे। इसी तरीके से कहते हैं कुछ अमेलगम्स के लिए भी प्रोडक्ट्स बने हैं जिनको हम क्या करते हैं, हम पहले अपनी डेंटिन को या अपने इनामल को एच कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसके ऊपर डालते हैं पॉलीमराइजिंग डुअल प्योर रेजिन, यानी कि ऐसा रेजिन मटेरियल, ऐसा बॉन्डिंग मटेरियल जो कि टूथ के साथ एक बॉन्ड बना ले। कहते हैं जो रेजिन होता है ये केमिकली जो है आपके अमेलगम के ऑक्साइड्स के साथ बॉन्ड बनाता है और नीचे ये रेजिन जो है नीचे की तरफ आपके टूथ स्ट्रक्चर के साथ बॉन्ड बनाता है माइक्रोमैकेनिकली। तो इससे क्या होता है कि जो रेजिन होता है ये एक तरफ से दांत के साथ अटैच हुआ हुआ होता है, एक तरफ से आपकी अमेलगम को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो अमेलगम की जो रिटेंशन है वो बेहतर हो जाती है। ठीक है, और हमें ज़्यादा अपनी अमेलगम की रिटेंशन करवाने के लिए कुछ ज़्यादा अंडरकट्स वगैरह नहीं देने पड़ रहे होते। ये अंडरकट्स क्या है, ये हमने बड़ी डिटेल में पढ़े हैं अपने, अगर आपने फंडामेंटल्स ऑफ टूथ प्रिपरेशन का चैप्टर पढ़ा हुआ है तो उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि हमें प्राइमरी रिटेंशन और सेकेंडरी रिटेंशन देनी होती है अपनी इस अमेलगम की फिल्म को टूथ के अंदर रिटेन करने के लिए कि वो डिसलॉज ना हो जाए। तो वो जो अंडरकट्स वगैरह हैं वो आपको इस केस के अंदर कम देने पड़ते हैं। जब आप अंडरकट्स कम देंगे तो आपकी जो टूथ स्ट्रक्चर है वो कम लॉस होगा, आपकी जो कट्स वगैरह वो ज़्यादा वीकेंड नहीं होंगी, क्योंकि इन बॉन्डेड रेजिन ने आपके अमेलगम को होल्ड करके रिटेन करके रखा हुआ होगा। ठीक है, ये इसके अंदर बस बात थी। अच्छा, क्लिनिकल नोट्स में अगर आ जाएं तो क्लिनिकल नोट्स में हम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं सारे क्लिनिकल नोट्स पढ़ना, क्योंकि इसमें से MCQs बन सकते हैं। बातें हमने सारी डिस्कस कर ली हुई होती हैं, सिंपली एक तरीके की रिवीजन हो जाती है इसके अंदर। एक तो इसके अंदर एडवांटेजेस रिवाइज हो जाते हैं, कहते हैं एक्सेलेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, कॉस्ट कम होती है, अमेलगम की लॉन्गेटिविटी ज़्यादा है और ये सेल्फ सील कोरोजन प्रोडक्ट से बना लेती होती है। यूज़र फ्रेंडली मटीरियल है, यानी कि ईजियर टू अप्लाई होता है, इतने सारे कॉम्पोजिट वाले स्टेप्स नहीं अप्लाई करने होते हैं। उसके अलावा हायर कॉपर अमेलगम्स की कहते हैं एक्सलेंट मार्जिनल इंटेग्रिटी होती है। उसके अलावा इसके अंदर गामा 2 फेज जो कि कोरोजन वाला प्रोडक्ट होता है वो एलिमिनेट हो चुका हुआ होता है। उसके अलावा कहते हैं कि जो आपके प्रॉक्सिमल कॉन्टैक्ट्स हैं वो एडमिक्स एलॉय यूज़ करते हैं, तो उसके जो प्रॉक्सिमल कॉन्टैक्ट्स हैं वो ज़्यादा बेहतर आपके बनते हैं कैविटी के अंदर एज कम्पेयर टू स्फेरिकल एलॉयज अगर आप सिर्फ यूज़ करते हैं। और ये एक जो पॉइंट है 6 वाला, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कहते हैं कि जो स्फेरिकल एलॉयज हैं दे कैन बी प्रिपेयर्ड 15 मिनट्स आफ्टर इंसर्शन, यानी कि स्फेरिकल एलॉयज को थोड़ा सेट होने में टाइम लगता है। जब स्फेरिकल एलॉयज वाले आपने अमेलगम प्रिपेयर किया है उसको आपने अपनी कैविटी में डाला है, उसकी जो आपने कार्विंग और फिनिशिंग वगैरह सब कुछ करनी है उसको आपने 15 मिनट्स बाद करना है आफ्टर इंसर्शन। ठीक है, और ये स्फेरिकल एलॉयज मेनली कहाँ यूज़ हो रहे होते हैं, कोर बिल्डअप्स के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं। ये भी मैंने डिस्कस किया था ऊपर कि कोर बिल्डअप क्या होते हैं। तो एडमिक्स वाले कहाँ यूज़ हो रहे हैं, जहाँ पे भी प्रॉक्सिमल कॉन्टैक्ट बिल्ड करना है, और स्फेरिकल वाले कहाँ यूज़ हो रहे हैं, जब आपने कोर बिल्डिंग करनी है। ठीक है, अच्छा अब नीचे आ जाते हैं तो क्लिनिकल कंसिडरेशंस आएंगे हमारे पास। सबसे पहले यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ का जिक्र होता है। कहते हैं आपकी जो अमेलगम की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, यानी कि कितना स्ट्रेस उसके ऊपर पड़ सकता है विदाउट ब्रेकिंग दैट रेस्टोरेशन, वो ये है कहते हैं आपकी हाई कॉपर अमेलगम रेस्टोरेशन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लो कॉपर अमेलगम। ठीक है, और कितनी होती है इसकी स्ट्रेंथ, ये इंपॉर्टेंट है फॉर MCQs 380 to 550 मेगा पास्कल्स। ठीक है, और उसके अलावा कहते हैं इट इज़ सिमिलर टू दोज ऑफ इनामल एंड डेंटिन, यानी कि जितनी इनामल और डेंटिन की स्ट्रेंथ होती है उतनी ही एक तरीके से अमेलगम की है। तो ये एक एक्सलेंट प्रोडक्ट हो गया, बिल्कुल टूथ की स्ट्रेंथ को ये इमिटेट करता है। नेक्स्ट आ जाती है टार्निश एंड कोरोजन। अब ये जो आपके अमेलगम्स होते हैं इनके अंदर दो काइंड ऑफ कोरोजन हो सकती हैं। एक है केमिकल कोरोजन जिसको हम टार्निश का लफ्ज़ भी देते हैं,
और दूसरी होती है इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। अब ये अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना है। टार्निशिंग क्या होती है या केमिकल कोरोजन क्या होती है, ये एक तो ये बात इसकी ये याद रखनी है कि ये जो टार्निश है ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव सरफेस यानी कि जो ओपन सरफेसेस होती हैं आपकी एमेल्गम की, सिर्फ ये वाली कोरोजन वहाँ पे होती है। और ये किस फॉर्म में होती है, कहते हैं ब्लैक फिल्म क्रिएट हो जाती है सिल्वर और सल्फर की, यानी कि जो भी एयर के अंदर जो भी सल्फर वगैरह होगा वो आपकी सिल्वर फिलिंग के साथ कांटेक्ट में आता है और वो क्या बना लेता है, सिल्वर सल्फर का एक कंपाउंड बना लेता है जो कि एक ब्लैक कलर का होता है, जिसको हम कहते हैं कि वहाँ पे वो टार्निश हो गई है या वो एरिया करोड हो गया, करोजन हो गई है। कहते हैं ये जो करोजन होती है सिर्फ सरफेस तक ही रहती है, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ एक्सक्लूसिव सरफेस पे ही रहेगी, और ये आपकी एमेल्गम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, क्योंकि ये इंटरनली करोजन जाती ही नहीं है, सिर्फ एस्थेटिक्स कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं कि सिल्वर फिलिंग जो है वो ब्लैक दिखने लग जाती है, उसके अलावा कोई उसकी प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क नहीं आता। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं केमिकल कोरोजन्स। अब केमिकल कोरोजन्स जो हैं दे कैन टेक प्लेस इन साइड ऑफ अ फिलिंग एज वेल। अब ये जो केमिकल कोरोजन्स होती हैं ये किस तरीके से होती हैं, कहते हैं ये इनके होने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल इरोजन्स होने के लिए आपके पास एक एनोड होना चाहिए, एक कैथोड होना चाहिए और उसके अलावा एक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए जो कि सारा ये सर्किट कंप्लीट कर रहा हो। अब ये किस तरीके से इन अमेल्गम फिलिंग्स के अंदर क्रिएट हो रहा होता है ये भी हमने नीचे देखना है। अच्छा, वैसे इसमें होता क्या है, कहते हैं इसके अंदर होता यह है कि जो आपके टिन और मर्करी का जो फेज होता है वही हमारा गैमा टू फेज जो होता है वो जो है आपकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वो क्या बना लेता है, टिन ऑक्सीजन प्रोडक्ट्स या टिन ऑक्सीजन के क्लोराइड्स बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड या ऑक्सीक्लोराइड्स हो जाती है टिन की। तो ये जब फॉर्मेशन होगी तो एक तरीके की यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन हो रही होती है। फिर कहते हैं ये जो जॉन से भी ऑक्साइड्स बनते हैं, टिन के ऑक्साइड्स बनते हैं, ये प्रेसिपिटेट होते हैं इन दी फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स और ये किसकी जगह ले लेते हैं, जो ओरिजिनली आपके गैमा टू फेज था, टिन मर्करी का जो फेज था उसकी जगह पे ये ऑक्साइड के क्रिस्टल आके अटैच हो जाते हैं और ये कहाँ पे जाके आपके अल्टीमेटली डिपॉजिट होते हैं, कहते हैं आपके मार्जिन ऑफ अमेल्गम पे जाके डिपॉजिट होते हैं। अब ये वही वाला सारा कॉन्सेप्ट है जो कि हमने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा था कि ड्यू टू करोजन प्रोडक्ट आपकी जो अमेल्गम की फिलिंग्स होती हैं उनके अंदर मार्जिनल सील क्रिएट हो जाती है। तो ये वही वाली बात हो रही है। ये करोजन प्रोडक्ट्स कौन से थे हमें पता लग गया, टिन के ऑक्साइड से मार्जिन पे बैठ रहे हैं जिसकी वजह से आपकी एक सील क्रिएट हो रही है और माइक्रो लीकेज को वो प्रिवेंट करवा रही है। ठीक है, अच्छा अब ये वाली जो इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन है इट कैन अकर वर्चुअली एनीवेयर ऑन एंड विद इन दी साइट अमेल्गम। ये सिर्फ सरफेस पे नहीं हो रही होती, ये कहीं पे भी हो सकती है। अच्छा, अब इसके अंदर फर्दर 3 टाइप्स की कोरोजन आ जाएंगी, ये याद करनी है। कोरोजन का आपसे डेफिनेशन पूछ सकते हैं, हमने डेफिनेशन ऊपर देख ली। उसके बाद टाइप्स ऑफ कोरोजन देखेंगे तो एक हमारे पास केमिकल कोरोजन थी, एक इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन थी। इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन की फर्दर 4 टाइप्स हैं, ये याद करनी है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है गैल्वेनिक कोरोजन। गैल्वेनिक कोरोजन वो होती है कहते हैं जब भी एक अमेल्गम का एक मेटल जब किसी दूसरे मेटल के साथ कांटेक्ट में आता है तो ये गैल्वेनिक कोरोजन होती है। अब इस केस के अंदर कौन सी हैं, कहते हैं एक तो आपकी अमेल्गम रेस्टोरेशन होगी। ठीक है, अगर कहते हैं वो कांटेक्ट में आ जाती है किसी अदर मेटेलिक रेस्टोरेशन के, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई गोल्ड का क्राउन है या कोई मेटल का क्राउन है, तो क्या होगा, जब अमेल्गम जो है वो इसके अंदर एनोड के तौर पे एक्ट करने लग जाएगा, जो आपका गोल्ड का क्राउन होगा वो एज अ कैथोड एक्ट करेगा और बीच में जितना भी सलाइवा होगा वो एज अ इलेक्ट्रोलाइट एक्ट करेगा। तो ये जब आपका सर्किट एक कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी अमेल्गम के ऊपर कोरोजन होगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं गैल्वेनिक कोरोजन। अब कहते हैं ये जो है ये क्या बना लेती है, मैक्रोस्कोपिकली ये डिफरेंट आपकी इलेक्ट्रोड साइड होती हैं। अच्छा हाँ, कहते हैं ये जो है ये आपकी मैक्रोस्कोपिकली डिफरेंट इसके अंदर इलेक्ट्रोड साइड्स हैं, क्योंकि एक जो है इसके अंदर आपकी अमेल्गम रेस्टोरेशन है, दूसरे किसी और दांत के ऊपर जाके आपका क्राउन है। यहीं पे एक और चीज़ आ जाती है लोकल गैल्वेनिक कोरोजन। लोकल गैल्वेनिक कोरोजन के अंदर ये होता है कि आपकी एक ही अमेल्गम फिलिंग के अंदर डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो उनके डिफरेंट इलेक्ट्रोकेमिकल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल फेजेस होते हैं और उस इलेक्ट्रोकेमिकल डिफरेंस की वजह से एक ही फिलिंग के अंदर जो है माइक्रोस्कोपिकली भी कोरोजन हो सकती है, जिसको हम लोकल गैल्वेनिक कोरोजन कह रहे हैं। अब इसके एग्जांपल में कुछ इस तरीके से है कि आपके जो रेजिडुअल अमेल्गम एलॉय पार्टिकल्स होते हैं, जो अभी हमने ऊपर देखे थे, जो भी फिलर पार्टिकल्स वगैरह थे, वो यहाँ पे एज अ कैथोड एक्ट करते हैं। उसके अलावा आपका टिन और मर्करी का फेज, ठीक है, और टिन और मर्करी का फेज और कॉपर और टिन का फेज, ठीक है, ये एज अ क्या एक्ट करते हैं, ये एज अ एनोड एक्ट करते हैं, यानी कि इनके ऊपर कोरोजन होगी
और उसके अलावा जो थे आपके रेजिडुअल एलॉय पार्टिकल्स वो आपके एज अ कैथोड एक्ट करते हैं। तो ये एक ही फिलिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकली डिफरेंसेस होने की वजह से लोकली करोजन होने लग सकती है। अच्छा, अब इस करोजन का जो प्रोसेस है ना वो एक ऊपर दिखाया हुआ है जो कि मैकेनिज्म होता है। कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकली करोजन तब होगी जब भी केमिकली डिफरेंट साइड्स जो है वो एज एन एनोड और कैथोड एक्ट करेंगी, जब भी उनका सर्किट कंप्लीट होगा विद द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यानी कि सलाइवा, तो करोजन होगी। और कहते हैं जो एनोड होता है वो करोड होता है, ठीक है, यानी कि जिसके अंदर इस केस के अंदर कौन सी चीज़ करोड हो रही है, आपकी मरकरी और टिन, ठीक है, या टिन और कॉपर का वाला जो फेज है वो करोड हो रहा है। सॉरी, टिन और कॉपर नहीं, टिन और मरकरी और कॉपर और टिन, हाँ सही कह रही हूँ। और उसके अलावा पिछले वाले केस के अंदर आपकी अमेल्गम फिलिंग करोड हो रही है क्योंकि वो एनोड है, सही। और गोल्ड जो था वो आपका एज अ गोल्ड क्राउन जो था वो एज अ कैथोड एक्ट कर रहा था। अच्छा, अब ये चीज़ होगी। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाती है क्रेविस करोजन या कंसंट्रेटेड सेल करोजन। अभी क्रेविस करोजन क्या होती है, कहते हैं कोई ऐसी अमेल्गम फिलिंग जिसके ऊपर प्लाक या सॉफ्ट टिश्यू आ गया हुआ है, तो इसके अंदर भी करोजन हो सकती है। अब उसकी क्या वजह है, कहते हैं जिस भी फिलिंग के ऊपर प्लाक आ जाता है तो उसका जो ऑक्सीजन कंटेंट है वो थोड़ा सा लोअर्ड हो जाता है और उसकी हाइड्रोजन कंटेंट जो है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है। अब कहते हैं कि जब ऐसा एरिया जहाँ पे प्लाक है जिसकी ऑक्सीजन कम है और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई हुई है, वो वाला जो एरिया है वो एज एन एनोड एक्ट करता है और वो करोड करता है, ठीक है। तो इसको हमने कह दिया क्रेविस करोजन। क्यों? क्योंकि कहते हैं जो आपके क्रेविकल पार्ट्स होते हैं, जो आपका जिंजाइवल पार्ट होता है, वहाँ पे ही प्लाक जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू होता है। अगर वहाँ पे अमेल्गम फिलिंग है और उस एरिया में अगर प्लाक एक्यूमुलेट हो रहा है या कोई क्रैक है, ठीक है, फिलिंग के अंदर कोई क्रैक है, तो हमें पता है जहाँ पे भी क्रैक्स होंगे वहाँ पे प्लाक जो है जल्दी एक्यूमुलेट होगा। अगर उन एरियाज में प्लाक एक्यूमुलेट हो रहा है तो वहाँ पे करोजन ज़्यादा होगी, जिनको हमने कह दिया हुआ है क्रेविकुलर करोजन या कंसंट्रेटेड सेल करोजन, यानी कि एक फिलिंग के अंदर एक ही जगह पे ज़्यादा करोजन हो रही है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाक और सॉफ्ट टिश्यूज, ठीक है। लास्ट हमारे पास आ जाती है स्ट्रेस करोजन। स्ट्रेस करोजन जो है वो सिंपली उन्होंने कहा है कि जो भी एरिया अंडर स्ट्रेस रहता है उसकी भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं, उसकी भी जो इलेक्ट्रोलाइट प्रॉपर्टीज़ हैं वो जब डिफरेंट हो जाएंगी तो वो एरिया भी ज़्यादा प्रोन होता है टू करोजन, ठीक है। तो ये हो गए हमारे स्ट्रेस करोजन। अब इन्हीं सब चीज़ों को अगर हम नीचे पिक्चर में देख लें तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे टार्निश दिखाई हुई है जो कि सिर्फ सुपरफिशियल सरफेस लेयर पे हो रही है, ये आपकी फिलिंग है या कट होता है उसके ऊपर टार्निश हो रही है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन, जो कि दो तो उन्होंने दिखाई हुई है आपकी फिलिंग के अंदर जो हो रही है गैल्वेनिक करोजन, जो ये किसकी वजह से हो रही थी, डिफरेंट पार्टिकल्स की वजह से। ये एनोड कौन एक्ट कर रहा है, एनोड एज अ टिन मर्करी वाला पार्ट, और जो टिन कॉपर है वो एज एन एनोड एक्ट हो रही है, ठीक है। और जो भी आपके रेजिडुअल पार्टिकल्स है जो रेड से दिखाए हुए ये एज अ कैथोड एक्ट कर रहे हैं। और लास्ट में जो बिल्कुल नीचे में दिखाई हुई है ये है आपकी क्लेविकुलर करोजन, जो कि आपके क्लेविकुलर एरिया में हो रही है ड्यू टू प्लाक एक्यूमुलेशन, ठीक है, जो कि आपके सर्वाइकल एरियाज होते हैं। अच्छा, उसके अलावा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में आ जाती है लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। यानी ये लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, यानी कि जब भी आपकी अमेल्गम की फिलिंग को हीट प्रोवाइड होगी या जब भी कोई टेम्परेचर चेंज आएगा, हम इस तरीके से बात कर लेते हैं, तो जो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से कोई भी मटीरियल जो है हीट होगी तो वो एक्सपेंड करता है, कोल्ड होगी तो वो कंडेंस करता है, मतलब कम हो जाता है अपने साइज के अंदर। तो कहते हैं कि इसकी जो थर्मल एक्सपेंशन है वो आपके नॉर्मल टू स्ट्रक्चर से 2.5 टाइम्स ग्रेटर होती है। यानी कि जब भी कोई टेम्परेचर चेंज आएगा, कोई हीट आएगी, तो आपका अमेल्गम फिलिंग जो है वो ज़्यादा एक्सपेंड होगी एज कम्पेयर टू आपका टूथ स्ट्रक्चर। और जब भी कोई कोल्ड टेम्परेचर आएगा तो आपकी अमेल्गम फिलिंग जो है वो ज़्यादा कंडेंस कर जाएगी एज कम्पेयर टू आपका टूथ स्ट्रक्चर। अब इसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, जो आपकी फिलिंग होती है उसकी सराउंडिंग्स में एक पर्कुलेशन क्रिएट हो जाती है, यानी कि आपकी जो एक्सटर्नल वॉल्स हैं उनके दरमियान में एक गैप क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लूइड जो है वो इनग्रेस और एग्रेस कर रहा होता है। अब ये यहाँ पे दिखाया हुआ है कि आपकी अमेल्गम की फिलिंग है, सराउंडिंग में आपका इनेमल है। अब क्या होता है कि जब भी आपका टेम्परेचर जो है वो डाउन होता है, ठीक है, तो आपकी फिलिंग क्या कर गई, आपकी फिलिंग कॉन्ट्रैक्ट कर गई, जिसकी वजह से जब एक ये गैप क्रिएट हुआ तो आपका जो भी सलाइवा वाला फ्लूइड था वो इनफ्लक्स हो गया उसका, ठीक है। अब जब भी टेम्परेचर रेज होगा तो आपकी फिलिंग क्या करती है, आपकी फिलिंग एक्सपेंड होती है। जब फिलिंग एक्सपेंड होगी तो जो भी यहाँ पे अगेन सलाइवा वाला फ्लूइड वगैरह भरा हुआ होगा वो क्या हो जाएगा, उसका ई फ्लक्स हो जाएगा, यानी कि वो फ्लूइड बाहर निकल आएगा। तो इस तरीके से जब इसकी आपकी अमेल्गम की फिलिंग का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन डिफरेंट है आपकी टूथ से,
तो इसके अंदर परकुलेशन हो सकती है और इनफ्लक्स और ईफ्लक्स हो सकता है फ्लूइड का। खैर याद करने वाली बात इसके अंदर सिर्फ इतनी है कि 2.5 टाइम्स ग्रेटर होता है इसका थर्मल ऑफ कोएफिशिएंट एज कम्पेयर टू आपका नॉर्मल टूथ। नेक्स्ट आ जाती है यहाँ पे क्रीप। क्रीप की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती है। क्रीप क्या होता है? क्रीप होता है टाइम डिपेंडेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ जिंक कंटेनिंग अमेलगम एलॉयज, यानी कि टाइम के साथ जब आपकी इस अमेलगम फिलिंग के ऊपर बार बार स्ट्रेस पड़ता रहेगा तो आपकी जो ये अमेलगम फिलिंग होती है ये प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाती है, यानी कि अपनी शेप में चेंज हो जाती है। और प्लास्टिकली डिफॉर्म का होने का मतलब है यानी कि वो दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं जाएगी। कहते हैं क्यों होता है? रिजल्टिंग फ्रॉम स्लो मेटलर्जिक फेज ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि वो अपना जो है अपना एक तरीके से फेज जो है वो चेंज कर लेती है, जिसमें क्या होता है इसकी वॉल्यूम इंक्रीज होती है अल्टीमेटली। यानी कि आपकी क्रीप की वजह से क्या हो रहा है कि जब टाइम डिपेंडेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रही है आपकी फिलिंग की तो वो अपने वॉल्यूम में इंक्रीज हो रही है, यानी कि उसकी एक्सपेंशन हो रही है अल्टीमेटली आपकी अमेलगम की फिलिंग की विद टाइम। अच्छा, आप कहते हैं ये जो एक्सपेंशन होती है ये क्या करती है? आपकी अमेलगम फिलिंग को आपकी टूथ प्रिपरेशन की कैविटी के अंदर से प्रोट्रूड करवा देती है, ठीक है, यानी कि वो एक तरीके से बाहर आने लग जाएगी, ऐसा लगेगा फिलिंग जो है बाहर आ रही है। अब दो एरियाज में फिलिंग हो सकती है, नॉन एक्लूजन सर्फेसिस पे या एक्लूजल सर्फेसिस पे। कहते हैं जब भी नॉन एक्लूजल सर्फेसिस के ऊपर आपकी एक्सट्रूजन आएगी तो कहते हैं ये एस्थेटिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स डालती है और ऐसा लगता है कि ओवरहैंग्स क्रिएट हो गया है। ओवरहैंग्स क्या होते हैं? नीचे उन्होंने दिखाया हुआ फिगर 12.12 के अंदर कि यहाँ फिलिंग जो है ऐसा लग रहा है एक तो प्रोट्रूड आउट हुई हुई है अपनी कैविटी के अंदर से, और ओवरहैंग क्या होता है कि कोई भी ऐसा मार्जिन जो कि टूथ से बाहर आ रहा हो, ठीक है, टूथ की सरफेस से बाहर आ रहा हो, उसको हम ओवरहैंग्स कहते हैं। ओवरहैंग्स के मतलब ये भी होते हैं कि वहाँ पे प्लाक एक्युमुलेट ज़्यादा होगा, बैक्टीरिया ज़्यादा फंसेगा, फूड ज़्यादा फंसेगा। तो जो भी नॉन एक्लूसिव सर्फेसेज हैं वहाँ पर तो इस तरीके के एक ओवरहैंग्स बनने लग जाएंगे। कहते हैं जो एक्लूसिव सर्फेसेज हैं वहाँ पे एट्रीजन और अब्रेजन की वजह से आपकी ओवरऑल एक्सट्रूजन जो है एक तो वो लिमिटेड रहती है, यानी कि ज़्यादा दांत इतना बाहर नहीं आता। दूसरा कहते हैं अगर वो आ भी जाए, एक्लूजल मार्जिन ज़रा ज़्यादा बाहर आ जाए आपके नेचुरल टूथ वाले एरिया से, तो वहाँ पे इस तरीके की लेस क्रिएट हो जाती है कि वो एरिया जो है वो फ्रैक्चर के ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाता है। जैसे यहाँ पे फिगर 12.13 के अंदर दिखाया हुआ है कि अगर ये नॉर्मल अमेलगम की मार्जिन थी, ठीक है, और ये जो है ये क्रीप क्रिएट हुई है और एक्सपेंशन क्रिएट हुई है, यानी कि क्रीप की वजह से जब वो प्लास्टिक डिफॉर्म होके एक्सपेंड हुआ आपका टूथ मार्जिन, तो यहाँ पे चांसेस है कि वो मार्जिनल फ्रैक्चर हो जाए क्योंकि एक ऐसी लेज क्रिएट हो गई है जो कि फ्रैक्चर ससेप्टेबल है। अच्छा, दूसरा आ जाता है, कहते हैं एक्सट्रूजन एट मार्जिन इज प्रोमोटेड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। अब इसके अंदर क्या होता है? कहते हैं जो भी आपके एक्स्ट्रा कोरोजन प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं वो भी आपके जब आपकी सरफेस के ऊपर ऐड होने लग जाते हैं, यानी कि जब कोरोजन प्रोडक्ट्स एक तो सील क्रिएट कर देते हैं वो तो अच्छा काम हो गया, लेकिन जब कोरोजन प्रोडक्ट्स जो हैं फर्दर आपकी सरफेस के ऊपर ऐड होने लग जाते हैं तो वो क्या कराते हैं? आपकी फर्दर एक्सपेंशन करवाते हैं किसकी? आपके इस अमेलगम, ठीक है। और कोरोजन प्रोडक्ट्स हमें पता है किससे रहे होते हैं? आपके मरकरी वाले प्रोडक्ट से, यानी कि जब टिन और मरकरी का रिएक्शन हो रहा होता है साइड से तो आपके क्या बन रहे थे? ये कोरोजन प्रोडक्ट्स बन रहे थे। तो अब चूंकि इसके अंदर मरकरी इन्वॉल्व है तो इस एक्सपेंशन को हम कह देते हैं मर्क्यूरोस्कोपिक एक्सपेंशन, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास आ जाती है इसके अंदर, कहते हैं कि जो आपके लो कॉपर एलॉयज होते हैं उनके अंदर जो है वो चांसेस ज़्यादा होते हैं आपकी इस मार्जिनल डिग्रेडेशन के, क्योंकि उनके अंदर मरकरी ज़्यादा होता है। जब मरकरी ज़्यादा होता है तो उसके अंदर कोरोजन ज़्यादा होगी, जब कोरोजन ज़्यादा है तो आपकी ये एक्सपेंशन भी ज़्यादा है और उसकी स्ट्रेंथ भी कम है आपकी। हमें पता है जो भी लो कॉपर एलॉयज होते हैं उसकी स्ट्रेंथ जब कम होगी तो मार्जिनल फ्रैक्चर के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अब इसका आ जाता है हमारे पास लास्ट टॉपिक जो कि है मरकरी एंड सिल्वर अमेलगम्स। इसमें सिर्फ हमने एक दो चीज़ें डिस्कस करनी है। पहली बात तो ये आ गई, कहते हैं कि जो आपका फ्रेशली मिक्स्ड अमेलगम होता है हमें पता है उसके अंदर 45 to 52% जो है 43 to 52% मरकरी प्रेजेंट होता है, लेकिन जब हम उसको अच्छे से कार्व कर लेते हैं, बर्निश कर लेते हैं तो टोटल अमाउंट ऑफ मरकरी जो है वो और कम हो जाती है। हमने भी पढ़ा है जब भी ऊपर से कंडेंसर फेरेंगे थोड़ा सा मरकरी जो है वो बाहर आ जाता है। अब कहते हैं अगर बहुत ही हाई डोजेस ऑफ मरकरी वेपर्स जो हैं वो प्रेजेंट हों तो क्या करवा सकते हैं? वो सीरियस कुछ सिस्टेमिक इलनेसेस क्रॉस करवा सकते हैं, क्योंकि जो भी मरकरी प्रेजेंट होता है वो हमें पता है हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है, ठीक है। ये तो उन्होंने एक हेडिंग पे बात कह दी। उसके बाद नीचे आके कहेंगे कि ये जो मरकरी जो है कौन सा वाला टॉक्सिक होता है? कहते हैं जौन सा मरकरी भी लिक्विड या वेपर फॉर्म में होगा वो टॉक्सिक होता है, लेकिन जो सेट अमेलगम के अंदर मरकरी प्रेजेंट होता है वो इतना हार्मफुल पेशेंट के लिए नहीं होता, ठीक है। ये दूसरी बात उन्होंने इसके अकॉर्डिंगली कह दी। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं क्लिनिकल रिकमेंडेशंस, जिसके अंदर वो हमें बताते हैं कि जितना भी हम अपनी डेंटल केयर के अंदर मरकरी यूज़ कर रहे होते हैं, सॉरी अमेलगम यूज़ कर रहे होते हैं,
वो किस किस तरीके से उसकी मर्करी टॉक्सिसिटी वो करवा सकता है, यानी कि कौन कौन से हैजर्ड्स हो सकते हैं ड्यूरिंग प्रैक्टिसिंग अमेलगम रेस्टोरेशन जिनका आपने ख्याल रखना है, जिससे आपकी मर्करी की वेपराइजेशन जो है वो कम से कम हो। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, अब या तो ये आप फिगर से याद कर लो, एक फिगर यहाँ पे नीचे बनाई हुई है, या ये कुछ आप एक दो दफ़ा इन पॉइंट्स को देख लो, सिर्फ इनकी हेडिंग्स देखनी है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। वो क्वेश्चन में ये पूछते होते हैं कि किस किस तरीके से हम इन अमेलगम की हैजर्ड्स को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं, या कहाँ कहाँ डेंटल केयर के अंदर ये हैजर्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं। सबसे पहले तो बात इसके अंदर याद आती है, कहते हैं अमेलगम के जो भी रॉ मटेरियल्स हों उनको आप पैकेजेस में स्टोर करके रखें, और उन स्टोर्स को उन पैकेजेस को ओपन ना रखें, बल्कि उनको किसी कैबिनेट के अंदर, किसी क्लोज कैबिनेट के अंदर बंद करके रखें। दूसरा कहते हैं जो भी स्टोरेज लोकेशन हो वहाँ पे एग्जॉस्ट वेंट्स प्रेजेंट हो, ताकि कोई भी अगर वेपर्स आपकी सर्जरी में क्रिएट हो रहे हैं तो वो सारे एग्जॉस्ट होते चले जाएं। तीसरी बात इसके अंदर ये आ जाती है, कहते हैं अगर कोई स्मॉल लोकल स्पिल्स या स्पैटर्स क्रिएट हो भी जाते हैं मर्करी के या अमेलगम के, तो उसको आपने वैक्यूम एस्पायरेटर से एस्पायरेट करना है, कोई स्वीप नहीं करना उसको, किसी किस्म के वैक्यूम क्लीनर से यूज़ नहीं करना जो नॉर्मल वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं, बल्कि स्पेशल वैक्यूम एस्पायरेटर से उसको एस्पायरेट कराना है उस मर्करी को। उसके अलावा कहते हैं अगर स्मॉल कवर्स जो हैं आप जो आपका ट्रिचुरेशन थी, अगर आप ट्रिचुरेशन कर रहे हैं किसी अमेलगमेटर के अंदर, ठीक है, तो उस अमेलगमेटर के ट्रिचुरेशन करवाते टाइम आपने उसके ऊपर स्मॉल कवर्स होते हैं वो डाल देना होता है अपने अमेलगमेटर के ऊपर, ताकि अगर किसी किस्म के भी एरोसोल्स क्रिएट हो रहे हैं ड्यू टू ट्रिचुरेशन, उनको आप अवॉइड कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं कि एयर कॉन्टैमिनेशन को अवॉइड करने के लिए आपने जो भी आपकी एयर कंडीशन है वो इस तरीके की होनी चाहिए कि प्रॉपर एयर आ भी रही हो रूम के अंदर, और आपकी फ्रेश एयर हर टाइम आ भी रही हो, और जो एयर फ्लो हो वो उस एरिया का हाई हो, ठीक है, ताकि एयर में आपकी जो मर्करी वेपर्स हैं ये कॉन्टैमिनेट ना करें। नेक्स्ट आता है कि जो भी स्क्रैप्स ऑफ अमेलगम क्रिएट होते हैं, स्क्रैप्स ऑफ अमेलगम कैसे क्रिएट होते हैं, ड्यूरिंग फिलिंग जब आपने उसकी कार्विंग की या बर्निशिंग की, जो भी एक्स्ट्रा स्क्रैप क्रिएट हुआ आपके अमेलगम का, उसको कहते हैं आपने स्टोर कर देना है अंडर ग्लिसरीन या एक्सरे फिक्सर्स के अंदर। कुछ रेडियोग्राफिक फिक्सर्स होते हैं, हमें पता है जब भी हम रेडियो फिल्म एक्सरेज की निकालते होते हैं तो किसी एक पानी में डालते होते हैं, वो उसको हम एक्सरे फिक्सर कह रहे हैं। कहते हैं उस तरह के सोल्यूशंस के अंदर आपने इस स्क्रैप अमेलगम को स्टोर करना है, और उनको भी आपने टाइटली कैप जार्स के अंदर डाल देना है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाती है, कहते हैं आपने फ्लोर कवरिंग्स पे ना, यहाँ पे वैसे मेंशन नहीं है, शायद उस डायग्राम के अंदर मेंशनड है, कारपेट्स नहीं बिछाने होते, क्योंकि कारपेट्स अगर होते हैं तो कारपेट्स पे से किसी भी स्पिल्ड अमेलगम को या मर्करी को रिमूव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो आपकी जो भी सर्जरी होगी उसके ऊपर टाइल्स के फ्लोर्स होने चाहिए रेदर देन कोई कारपेट्स वगैरह। यही बात यहाँ पे मेंशन की हुई है कि लिक्विड मर्करी को कारपेट्स पे से रिमूव करना जो है वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट कहते हैं कि जब भी आपने पॉलिशिंग और फिनिशिंग करनी है अमेलगम की, तो आपने स्लो पॉलिशिंग करनी है और अंडर वाटर कूलर करनी है, क्योंकि अगर आपकी हीट प्रोड्यूस हो गई ड्यूरिंग पॉलिशिंग, बहुत ज़्यादा आपका अमेलगम हीट हो गया, उससे चांसेस हैं कि आपका जो अमेलगम है वो वेपराइज हो जाए। हीट रेज होने की वजह से अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट रेज हो जाता है, तो अगर वो वेपराइज हो जाएगा तो वो वैसे ही टॉक्सिक हो जाना है। अच्छा, अगर आपने कोई पुरानी अमेलगम फिलिंग को रिमूव करना है तो उसके अंदर भी आपने रबर डैम अप्लाई करके हाई वैल्यूम इवैक्यूएशन और वाटर कूलिंग रखते हुए ही ओल्ड फिलिंग को रिमूव करना है, ताकि अगेन कोई वेपर्स वगैरह ना क्रिएट हो। रबर डैम इसलिए लगाना है ताकि पेशेंट उसकी के ओरल म्यूकोजा वगैरह के साथ ये अमेलगम जो है वो इन कॉन्टैक्ट ना आए। अभी जो ऊपर डायग्राम बनाई हुई है इसके अंदर भी सारे ऑलमोस्ट यही पॉइंट्स बताए हुए हैं। इन पॉइंट्स को एक दफ़ा सिर्फ इनकी हेडिंग वाइज पढ़ लें, इस पिक्चर को अच्छे से देख लें, ताकि वो जो यूक्यू है वो अटैम्प्ट करना ईजी हो जाए। अब ये जो साइड पे जो टेबल दिया हुआ है, सॉरी ये जो बॉक्स दिया हुआ है 12.17, इसमें भी ऑलमोस्ट सेम वही बातें की हुई हैं, ठीक है। तो किसी भी एक एरिया को अच्छे से अगर एक दफ़ा पढ़ लें तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको याद हो जाएंगी। ये मोटे मोटे आप 6 से 7 जो है ना हैजर्ड्स अगर लिख सकेंगे तो आपकी यूक्यू में 3 मार्क्स आ सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो इसके अंदर और चीज़ देखने वाली है वो ये है कि थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू TLV क्या होती है। कहते हैं ये वो वैल्यू है कि इतनी वैल्यू के साथ अगर पेशेंट कांटेक्ट में आता है किसी मर्करी के वेपर्स के साथ तो उसके लिए टॉक्सिक है। कितने है वो वैल्यू? 50 म्यूग्राम पर मीटर क्यूबिक, ठीक है ना। तो ये या तो 50 हो सकता है या 25 हो सकता है। अब कहते हैं इतने मर्करी वेपर्स के साथ अगर पेशेंट जो है पेशेंट नहीं, कोई भी वर्कर जिसके एयर में इतने मर्करी के वेपर्स हों और वो उस एरिया में 8 आवर्स पर डे स्पेंड करता हो फॉर 40 आवर्स अ वीक, ठीक है, तो उसको जो है चांसेस हैं कि उसको मर्करी टॉक्सिसिटी होगी, ठीक है। ये वैल्यू जो कहते हैं ये वैल्यू बहुत हाई है। एक ऐसा पेशेंट जिसके मुंह में
10 से 12 अमेलगम की रेस्टोरेशन हैं, ठीक है। वो भी कितनी मरकरी वेपर्स के साथ कांटेक्ट में आ रहा होता है, कहते हैं वो भी ये जो TLV वाली वैल्यू है उसकी 1/100 वैल्यू के साथ वो कांटेक्ट में आ रहा होता है। यानी कि 25 म्यूग्राम्स और 50 म्यूग्राम्स तो बहुत हाई वैल्यू है। एक ऐसा पेशेंट जिसके मुंह में 10 से 12 अमेलगम की रेस्टोरेशन हैं, वो इस वैल्यू के सिर्फ 1/100 अमाउंट के साथ वो जो है ना वो कांटेक्ट में आ रहा होता है। तो इस बात से वो ये डिक्लेयर कर देते हैं कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई सिर्फ अमेलगम रेस्टोरेशन की वजह से किसी बंदे को मरकरी की टॉक्सिसिटी हो सके। नीचे भी ऑलमोस्ट वो यही सारी बातें करते हैं कि अगर आपने रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग अमेलगम रेस्टोरेशन करनी है सिर्फ इस वजह से कि मरकरी की टॉक्सिसिटी किसी पर्सन को ना हो जाए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम पर्सन जो है वो परसेंटेज जो है आपकी मरकरी की टॉक्सिसिटी क्रिएट हो रही होती है ड्यू टू अमेलगम फिलिंग। और ये लास्ट में भी उन्होंने यही लाइन लिखी हुई है, मरकरी एंड सिल्वर अमेलगम रेस्टोरेशन poses absolutely no problem for dental patients, ठीक है। अच्छा, स्मॉल अमाउंट ऑफ मर्करी वेपर्स कहते हैं क्रिएट होते हैं ड्यूरिंग मेस्टिकेशन, अगेन वो बहुत ही कम अमाउंट होगी। और लास्ट में भी ऑलमोस्ट उन्होंने सारी यही बातें लिखी हुई हैं। खैर ये वाला जो पॉइंट है मर्करी वाला, इसमें सारी उन्होंने वो बताएंगी है कि कितनी स्टडीज़ हुई हैं जिससे पता लगा है कि ये जो है इतना हार्मफुल नहीं है, तो इतना हमें डिटेल में इसकी जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारी स्टडीज़ की बात है। इसके अंदर याद करने वाला जो टॉपिक है वो यही वाला था, हैजर्ड्स वाला जो मैंने आपको समझाया है, इसको अच्छे से याद करना है। बाकी नीचे और कोई इतनी बात इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती।